प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया लेसन संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कंपटीशन में, एकेडमिक में 9th क्लास 10th क्लास और जितने सारे कंपटीशन में जैसे कि रेलवे, एसएससी, टीचर, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आगे भी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो संख्या पद्धति में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अंक होते हैं 10 गो अंक है। इसी अंक से संख्या का निर्माण हुआ है। तो ये जो संख्या है इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो है पुनः यह दो भागों में बांटा है। एक है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और काल्पनिक संख्या इसी का दूसरा पार्ट है संख्या का, कि जिसमें कि काल्पनिक संख्या में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंपटीशन में इसका कम यूज है, लेकिन टेक्निकल जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें भी इसका जरूरत होता है। हम लोग अभी इस पार्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को लेके आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय का भरपूर नॉलेज हमको होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को फिर हम आगे देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस सब को आगे हम लोग देख रहे हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित करेंगे, लेकिन परिमेय संख्या के परिभाषा में पूर्णांक का जरूरत होता है। तो पहले पूर्णांक को हम लोग जानते हैं, पूर्णांक क्या चीज होता है। तो हम लोग पहले पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। इंटीजर के बारे में जान, इंटीजर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक संख्या रेखा हम लोग खींचते हैं। संख्या रेखा में बीच में शून्य रहता है और इसके दाएं तरफ +1, +2, +3 सो ऑन +∞। फिर इसके बाईं ओर -1, -2, -3 सो ऑन -∞। ये जो संख्या रेखा हम लोग देख रहे हैं, ये संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाया गया है। ये जो पूर्णांक होता है इसको Z से इंडिकेट करते हैं, पूर्णांक को दर्शाया गया है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, ये जो पूर्णांक है संख्या रेखा पर लिखा हुआ है, इसमें हम लोग खास बात क्या है कि दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक है। तो ये प्राकृत संख्या से ही ये लिया गया है। तो और ये प्लस है, इसीलिए इसको कहा जाता है धन पूर्णांक। इसको कहा जाता है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक का दूसरा नाम प्राकृत संख्या ही होता है। और फिर इधर बाएं साइड में प्राकृत संख्या ही है, लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया ऋण पूर्णांक। इसका नाम हो गया ऋण पूर्णांक, या इसको ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। इसको ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब है तो पूर्णांक ही, लेकिन ये ऋणात्मक है। तो पूर्णांक में ये धन पूर्णांक हो गया, ये ऋण पूर्णांक हो गया, और बीच में क्या है, शून्य है। ये जो शून्य होता है, ये शून्य 9 तो धनात्मक होता है, 9 तो धनात्मक पॉजिटिव और 9 ऋणात्मक होता है। 9 धनात्मक, 9 ऋणात्मक, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। शून्य के बारे में यही कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक शून्य। आपको स्पष्ट रूप से जान लेना है
पूर्णांक का नाम होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक प्राकृत संख्या जो है 1 से लेके गिनती की जो संख्या होती है प्राकृत संख्या वह पूर्ण होती है, 1 2 3 4 इस तरह से, वही पूर्णांक है। उसके आगे प्लस साइन और माइनस साइन लगा दिए और जीरो को मिला दिए। यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें पूर्णांक z बराबर 0 को मिला लेते हैं और उसके बाद प्लस माइनस अगर हम प्राकृत संख्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्राकृत संख्या, यानी कि ये जो जीरो और प्राकृत संख्या के आगे प्लस माइनस साइन लगा देंगे तो यही क्या हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक में कोई भी अंक है ना आधा अधूरा नहीं होता, पूर्ण होता है। 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 और 0। अब इसका नॉलेज अगर आपको हो गया है तभी आप परिमेय संख्या को समझ पाइएगा। परिमेय संख्या में इस पूर्णांक का यूज होता है परिभाषा में। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक क्लियर हो गया। अच्छा, पूर्णांक से भी कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो कि आपको कर लेना है। तो 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पूर्णांक से, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं पूर्णांक का संख्या पद्धति पर संख्या रेखा पर जैसे इसको दिखलाए हम लोग +1 +2 +3 सो ऑन प्लस इनफिनिटी। यहाँ 0 हो गया, -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इनफिनिटी, यानी कि यह इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। इससे कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। जैसे इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा पूर्णांक स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि जैसे दाईं ओर जा रहे हैं तो वह बड़ा हो जा रहा है, अब बाईं ओर जाते हैं तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। जैसे कोई बोलेगा कि सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 से भी तो छोटा -1 है। अगर कोई बोल दिया -1 उससे भी छोटा -2 है। तो इस तरह से छोटा की ओर अगर हम बढ़ते जाते हैं तो वह क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, अथवा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिभाषित हो गया, ज्ञात ही नहीं कर सकते। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन में आपको जो होगा वो आपको देखना है। अगर इसी में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तब क्या होगा, पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक जैसे इधर से अगर हम जाएंगे तो ये -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। इस तरह से बड़ा होते होते प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। प्लस इन्फिनिटी या इसमें भी क्या होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा वो अपरिभाषित है, उन्हें पता ही नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे छोटा, एक मिनट यहाँ पर छोटा शब्द नहीं लिखे हैं, छूट गया था। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा भी ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ा भी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन इसी में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तब क्या होगा बताइए। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक में सबसे बड़ा। तो इधर से हम लोग जब ऐसे जाएंगे तो -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, तो यहाँ तक ऋणात्मक है। तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, -1 होगा। अब इसी में अगर देगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक में सबसे छोटा, हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि धनात्मक में यहाँ तक ही एक धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद 0 तो न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो इसका मतलब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 हो गया। +1 लिखिए अथवा 1 लिखिए, बात एक ही है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो 1 हो गया। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तब क्या होगा, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते।
इंफिनिटी। जैसे यहाँ था सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक इधर की ओर जाते हैं, इधर ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर यहाँ प्लस इन्फिनिटी है वही आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक का प्लस इन्फिनिटी होगा, या अथवा इसको क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम लोग 4-5 क्वेश्चन है जो कि छोटा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसी एग्जाम में ऐसे ही दे देता है कि सबसे छोटा ऋणात्मक सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कुछ वगैरह सब दे सकता है। तो हम लोग पूर्णांक के बारे में इतना सारा बात हम लोग देखे। अब हम लोग उसके बाद परिमेय संख्याओं को देखेंगे। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एकेडमिक में 9th क्लास 10th क्लास सभी में इसमें परिमेय संख्या के बारे में दिया हुआ है। कंपटीशन में पूछता है परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या से संबंधित ये सब पूछते रहता है, तो जानकारी आपको जरूरी है। हम लोग आराम से देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का परिभाषा हम पहले लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक है। इसलिए बताए थे कि पूर्णांक का जरूरी है। p एवं q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। पूर्णांक का जानकारी रहेगा तभी तो आप p और q के बारे में लिख सकते हैं। और इसमें एक बात और है कि तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये दोनों p और q तो पूर्णांक है लेकिन शून्य भी तो पूर्णांक है, तो q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। q मतलब नीचे हर, ये जो है डिनोमिनेटर जो है हर जो है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना ही परिभाषा है परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का। अब इस पर जो जो उदाहरण आपको होगा तो वो सब उदाहरण इस परिभाषा पर जो सब निकलेगा तो वो आपका परिमेय होगा। तो इसीलिए कुछ उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कुछ खास बात आपको जानना ये है कि p/q में p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर। ये महत्वपूर्ण बात है। p/q के रूप में लिखे, अंश और हर के रूप में लिखे, लेकिन अंश में p या हर में q है, तो p और q कौन सा चीज है, तो p और q क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, अभी हम जस्ट इसके पहले आपको बताया पूर्णांक। इसलिए पूर्णांक का जानकारी होगा तभी आप परिमेय सीख सकते हैं। अब कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसी उदाहरण से एग्जाम में क्वेश्चन देता है, कंपटीशन में इसी से दे देता है कि पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय है कि अपरिमेय है इत्यादि। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि सबसे आसान उदाहरण जैसे 2/3 लेते हैं, तो ये p हो गया और ये q हो गया, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। जैसे एक उदाहरण -5 हो गया, तो -5 है तो -5/1 तो हम लिख सकते हैं आराम से। तो -5 पूर्णांक है कि नहीं है। अब देखिए पूर्णांक में थोड़ा सा आपको एक बार फिर ध्यान इसमें दीजिए कि ये सब क्या होता है, प्लस इंफिनिटी हो गया और इधर -1 -2 और सो ऑन -इंफिनिटी पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक से हम लोग क्या देखें कि जैसे 2/3 है तो 2 भी पूर्णांक है और आगे 3 होगा तो 3 भी पूर्णांक है। तो p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, p/q है। ये निश्चित रूप से परिमेय संख्या का उदाहरण है। -5 है तो निश्चित रूप से इधर -5 होगा, नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लोग आराम से मान सकते हैं। तो -5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसका मतलब p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। और उदाहरण जो कि एग्जाम में देता है, जैसे कि आपको दे देगा कि 1 दे देगा, कहेगा 1 परिमेय है कि नहीं है। तो 1 परिमेय है कि नहीं है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 लिख दिए तो यह भी p हो गया, ये q हो गया, इसका मतलब यह क्या है, दोनों पूर्णांक है, तो यह क्या हुआ, परिमेय हो गया। जैसे कि 0 दे देगा तो 0 लगेगा कि ये परिमेय संख्या कैसे हुआ, तो परिमेय संख्या कैसे है, 0, तो यह भी परिमेय है। जैसे 0/1 लिखे तो ये 0 जो है क्या हुआ, p के जगह, 1 क्या है, q की जगह, तो p/q हो गया। तो p/q के रूप में यह लिखा गया।
यहाँ क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में तो 0 हो ही सकता है, p के जगह 0 हो सकता है, q के जगह 0 नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा रहता कि जैसे कि 5 बटे मान लेते हैं 0 रहता, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये p है और ये q है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ q की जगह पर 0 है। अब जैसे कि आपको √4 दे दिया, रूट दे दिया, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है 2, तो 2 क्या है, अपने मन से इसको 1 मान लीजिए, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2/1 p बटे q के रूप में है, यह भी परिमेय संख्या है। कहीं पर इस तरह से लिखता है कि जैसे 3/√25, पूछेगा ये परिमेय है कि नहीं, आप रूट देखिएगा तो कहेगा वो रूट है, नहीं होगा, नहीं रूट तो निकल जाता है इसका, 25 का रूट निकल जाता है, तो इसका मतलब इसका रूट निकल जाता है, तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, 3/5 हुआ परिमेय संख्या। कभी कभी ऐसे दे देता है क्वेश्चन, ऐसे जैसे दे देगा क्या, √3/√12 दे देगा, ऐसे √3/√12 दे देगा, कहेगा ये परिमेय संख्या है कि नहीं। आपको लगेगा 3 तो नहीं निकलेगा, √12 का भी पूरा नहीं निकलेगा, ये तो परिमेय नहीं है, लेकिन ये परिमेय है। कैसे परिमेय है, इसको आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, 3/12, और 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि हो गया क्या, 1/4, तो 1/4, 1 का भी वर्गमूल 1 हो गया, 4 का भी वर्गमूल 2 हो गया, तो क्या 1/2 p बटे q के रूप में है कि नहीं, ये p है, ये q है, और ये क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। इस तरह से और भी उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण जैसे इस तरह से दे देगा 1.5, पूछेगा कि ये परिमेय है कि नहीं, क्या परिमेय है, निश्चित रूप से परिमेय है। दशमलव हटेगा तो क्या हो गया, 15 बटे कितना हो गया, 10 हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो p q पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय है। कभी कभी ऐसे देगा कि 1.3 पर रेकरिंग मान लेते दे देगा, रेकरिंग यानी कि आवर्त दे देगा, तो आवर्त जो ले लेगा, इसका मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3/9, तो इसको तोड़िएगा, 9 का 9 3 कितना हो गया, 12/9 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये p है और ये q है, p और q पूर्णांक है, इसका मतलब यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपको दे देगा और उदाहरण, जैसे आपको दे देगा 22/7, कभी कभी दे देता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है, 22/7 ये पाई होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, तो पाई के बारे में अभी आपको क्या है, आपको 22/7 है, आपको कोई भी उदाहरण ये परिमेय है कि नहीं है, उसको कैसे चेक कीजिएगा, आप परिभाषा पर जाइएगा, परिभाषा में देखिएगा यह p बटे q के रूप में है कि नहीं, और p और q क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, और नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, बस। तो p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो सबसे पहला काम देखना है p बटे q, तो p बटे q है, तो यानी p की जगह 22 है, q की जगह 7 है, तो इसका मतलब अब 22 और 7 दोनों पूर्णांक है, यहाँ पर दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, उदाहरण दे देता है और पूछता है कि सर ये परिमेय है कि नहीं, उदाहरण से परिमेय को पता नहीं चलेगा, परिभाषा से परिमेय को पता चलेगा। अगर वो उदाहरण परिभाषा पर उतरता है तो परिमेय होगा, और नहीं उतरता तो नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि दे देगा 5/5 दे देगा, अंडर रूट मान लेते हैं 24, ये दे दिया, और कहेगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए p बटे q के रूप में है, तो बिल्कुल है p बटे q के रूप में, तो p परिमेय से p जो है पूर्णांक होना चाहिए, तो बिल्कुल p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि p एवं q दोनों पूर्णांक है, तो q पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक में क्या आपको √24 है, ये पूर्णांक जो आपको बताए हैं, पूर्णांक में कभी भी √24 है नहीं, तो प्राकृत संख्या ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये p पूर्णांक है, q पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं। तो आपको उदाहरण से पता नहीं करना है, वो उदाहरण परिभाषा पर सेट होता है तो वह परिमेय संख्या होगा, परिभाषा पर नहीं आता तो परिमेय संख्या नहीं। उदाहरण तो अनंत हो सकता है, हजारों उदाहरण हो सकता है, इसलिए आपको परिभाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना है। तो इसका मतलब क्या समझे कि परिमेय संख्या को जानने के लिए आपको पूर्णांक जानना पड़ेगा, पूर्णांक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपका बन जाएगा निश्चित रूप से। फिर आगे हम लोग आगे देखते हैं और परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे।